बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। सुल्तान शाह निडाल होकर बिस्तर पर गिर गया। इसने आंखें मूंद ली थी और बंद पपोटों के नीचे इसकी आंखों की पुतलियां तेजी के साथ यूं घूम रही थी जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो। वीरा किसी माहिर नर्स की तरह इसके जख्मों का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। सुल्तान शाह, मैंने इसके उलझे हुए बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए इसे पुकारा। ये सब क्या है और कैसे हो गया? इसने दाहिना हाथ कदरे बुलंद करके मुझे खामोश रहने का इशारा किया, जिसका मतलब था कि वो अपनी कहानी सुनाने से पहले अपनी तमाम तर कुव्वतों को मुजतमा करने की कोशिश कर रहा था। अभी इसे न छेड़ो, वीरा ने धीमी आवाज में मुझे मशवरा दिया। इसकी हालत बहुत अबतर है, होंठ भी कटे फटे हुए हैं, हो सकता है कि इसकी जुबान भी जख्मी हो। हिम्मत होगी तो ये खुद ही बोलेगा। सुल्तान शाह ने फूली हुई आंखें खोलकर गनूदगी के से आलम में बारी बारी हम दोनों को देखा। इसके सूजे हुए होंठों पर खफीफ सा खिंचाव पैदा हुआ। शायद इसने मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें नाकाम रहा। फिर इसने थके हुए अंदाज में दोबारा आंखें बंद कर लीं। मुझे जहांगीर के फ्लैट में मौजूद सहूलतों का सिरे से कोई इल्म ही नहीं था, लेकिन वीरा ने इधर उधर हाथ पैर मारकर सुल्तान शाह की तिब्बी इमदाद के लवाजम फराहम कर लिए और डेटॉल मिले हुए गर्म पानी की मदद से हौले हौले जख्मों को साफ करने में मसरूफ हो गई। होशियार रहो। चंद मिनट बाद सुल्तान शाह ने संभाला लेकर बिगड़ी हुई आवाज में पहली बार जुबान खोली तो मुझे वीरा के क्यास की दाद देनी पड़ी, क्योंकि सुल्तान शाह की जुबान मतवरम महसूस हो रही थी। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ दावा बोल सकते हैं, वो रुक रुक कर कह रहा था। वो बहुत सफाक और खूंखार दरिंदे मालूम होते हैं, इन्हें तुम्हारी तलाश है। इसका वो इंकशाफ सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी सरायत कर गई। कुछ तो बताओ कि वो कौन है और तुमसे कहाँ टकरा गए? वीरा ने इसके चेहरे के जख्मों की सफाई करते हुए नरमी से पूछा। हमें तफसीलात का इल्म नहीं हुआ तो हम बेखबरी में मार लिए जाएंगे। मैं कश्मीर रोड के एक लान से निकल रहा था। इसने रुक रुक कर बोलना शुरू किया कि अचानक ही एक कार मेरे करीब आकर रुकी और 3 आदमी निकलकर मुझ पर टूट पड़े। मैंने बहुत मुजाहमत की, लेकिन वो तीनों बहुत जसीम और कद्दावर थे। इनमें से किसी ने मेरी कानपट्टी पर एक जोरदार जरब लगाई और मैं बेहोश हो गया। वो सांस लेने के लिए रुका। वीरा इसके जख्मों की देखभाल के साथ ही इसकी कहानी भी सुन रही थी, जबकि मैंने आने वाले बुरे वक्त का मुकाबला करने के लिए इसी कमरे में छुपे हुए हथियार यकजा करने शुरू कर दिए थे। बाद में होश आया तो मैं किसी इमारत के एक कमरे में बंद था और वही तीनों खूंखार तेवरों के साथ मेरे सामने मौजूद थे। सुल्तान शाह ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया था। मेरे लिए इनके चेहरे अजनबी थे, लेकिन वो मेरे साथ तुम्हारे नाम से भी वाकिफ थे। मुझसे वो ये मालूम करना चाहते थे कि तुम कहाँ गिरा जा सकता है। मेरे इनकार पर वो मेरे साथ तशद्दुद पर उतर आए। वक्फों से ये सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। इनका ख्याल था कि बेतहाशा मार खाने के बाद मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाएगी और मैं सब कुछ उगलता चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आखिरकार वो तीनों ही बुरी तरह मुझ पर पल पड़े। मुक्कों, लातों और ठोकरों से उन्होंने मेरे जिस्म के हर हिस्से को निशाना बनाया और आखिरकार मेरे हवास जवाब देते चले गए। इस पूरी कार्रवाई में इन तीनों के अलावा और कोई तुम्हारे सामने नहीं आया। शुरू से आखिर तक वही तीनों रहे। इनमें से एक आदमी वक्फे से बाहर जाता आता रहा। वो शायद फोन पर किसी को रिपोर्ट देकर नई हदायत ले रहा था। अगर उन्होंने मुझे एक कुर्सी से न बांधा होता तो मैं मौका पाकर 2 आदमियों को जेर करने की कोशिश कर सकता था। ये सब फजूल बातें हैं, पहले तुम अपनी असल कहानी मुकम्मल करो। वीरा ने इसे टोका। इसके बाद थोड़ी देर पहले मुझे होश आया तो मैं खुले आसमान के नीचे ठंडी और नरम घास पर पड़ा हुआ था और मेरा पूरा बदन किसी फोड़े की तरह दुख रहा था। मेरे कुर्बो जवार में बिल्कुल सन्नाटा था। इस वक्त मेरा जहन माऊफ था, लेकिन आजादी के एहसास ने मुझे हौसला दिया और मैं गिरता पड़ता हुआ वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने पहचान लिया कि मुझे कश्मीर रोड के कुर्बो जवार ही में डाला गया था। रात खासी गुजर चुकी थी और मेरी हालत बहुत खराब थी, मगर मैं इक्का दुक्का राहगीरों से बचता बचाता किसी न किसी तरह यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गया। सुल्तान शाह ने पानी मांगा। वीरा ने लाख कोशिश की कि वो तकवीयत के लिए थोड़ी सी ब्रांडी पी ले, लेकिन सुल्तान शाह ने इस हालत में भी ब्रांडी कबूल करने से सख्ती से इनकार कर दिया। चंद मिनट के तातल के बाद वीरा ने इससे पूछा, तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि वो यहाँ दावा बोल देंगे? इनका असल मकसद ही डैनी तक पहुँचना है। उन्होंने मुझे आदमवा करके इसीलिए आजाद किया कि मैं होश में आते ही अपने ठिकाने का रुख करूंगा। ये बात इसी वक्त मेरे जहन में आ जाती तो मैं हरगिज भी इधर का रुख न करता, बल्कि कहीं और निकल जाता, लेकिन इस वक्त मेरा जहन
जहन धुंधलाया हुआ था और मेरे हवास बागता थे, इसलिए मैं सीध बांध कर इसी तरफ चल दिया। बज़ाहिर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने यहाँ तक मेरा पीछा किया होगा। फ्लैट पर पहला कदम रखते ही मुझे इस बात का ध्यान आया था, उन्होंने ये घर देख लिया है और अब भरपूर तैयारी के साथ किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें इनकी किसी बात से ये अंदाजा नहीं हो सका कि वो कौन लोग थे या किसके लिए काम कर रहे थे? वीरा ने तफक्कर आमेज लहजे में सवाल किया। नहीं, सुल्तान शाह ने मायूसी से कहा, जब तक मेरे होशो हवास साथ देते रहे हैं मैं इनकी बातों पर पूरी तरह ध्यान देता रहा, लेकिन वो बहुत मोहतात थे, मुझे कोई सिरा नहीं मिल सका। यहाँ रहकर तो हम बुरी तरह घेर लिए जाएंगे। वीरा ने चंद सानियों के बोझल सुकूत के बाद पुरतशवीश लहजे में कहा, हमें कोई ना कोई राह तलाश करनी होगी। इस दौरान में वो एक सेकंड के लिए भी सुल्तान शाह की मरहम पट्टी से गाफिल नहीं हुई थी। वो इतनी एहतियात और नरमी से काम ले रही थी कि सुल्तान शाह को एक मर्तबा भी एहतजाज करने की जरूरत पेश नहीं आई थी। वो बेचूच रहा वीरा की हदायत पर अमल कर रहा था। मेरा ख्याल कदरे मुख्तलिफ है। मैंने कहा, ये रिहायशी इमारत एक गुंजान आबादी में वाक़या है, वो यहाँ किसी भी कार्रवाई का खतरा मोल नहीं लेंगे। वो गोलियां बरसाते हुए बिल्डिंग में घुस भी आए तो इनके लिए यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाएगा। ऐसी किसी कामयाब कार्रवाई के लिए इन्हें बारी नफरी की जरूरत होगी जो बेयाक वक्त अंदर और बाहर के मुहाज संभाल सके। तुम बोल रहे हो कि मैं एक बार यहाँ दावा बोल चुकी हूँ, इसने मुझे याद दिलाया, लेकिन तुम्हें इसका अंजाम भी मालूम है। मैंने तुर्की ब तुर्की कहा, तुम्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। इस वक्त तुम्हारे मुसल्लह आदमी बाहर भी फैले हुए थे, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। फिर क्या किया जाए? इस नई सूरत हाल ने मुझे खासा परेशान कर दिया था। तुम अव्वल खान से बात क्यों नहीं करते? इसने चौंक कर कहा, इसके मुसल्लह आदमी बाहर रहकर इस इमारत की निगरानी करते रहे तो न सिर्फ खतरा टल जाएगा, बल्कि हम दिन के उजाले में बहिफाजत यहाँ से निकल सकेंगे। मेरी राय में इस वक्त यही हाल सबसे मुनासिब रहेगा। ये ठीक कह रही है। सुल्तान शाह ने लुकमा दिया, ये काम इसी वक्त हो जाना चाहिए। इन दोनों की बात माकूल थी, लेकिन मेरे सामने ये उलझन दरपेश थी कि मैंने वीरा के मामले में जफर को अंधेरे में रखा हुआ था, क्योंकि इसमें मेरा अपना मफाद था। दूसरी तरफ वीरा को ये मालूम नहीं था कि अव्वल खान का तबादला हो जाने के बाद इसकी जगह जफर आ चुका था। अगर मेरी फोन कॉल के नतीजे में जफर जोश में आकर खुद ही फ्लैट पर आ जाता तो मेरे लिए सूरत हाल को संभालना दुश्वार हो सकता था, लेकिन ये बात तय थी कि इस वक्त हमारे सामने इससे बेहतर कोई राह मौजूद नहीं थी। इसलिए मैंने तुमीर बांधने की नीयत से वीरा से कहा, मुश्किल ये है कि अव्वल खान आजकल छुट्टी पर चला गया है, इसकी जगह जो शख्स काम कर रहा है इससे मेरी ज्यादा बेतकल्फी नहीं है, फिर भी कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? वीरा ने कहा, ज्यादा से ज्यादा वो इनकार कर देगा, हमें हसरत तो नहीं रहेगी कि हमने कोशिश नहीं की थी। ठीक है, मैंने सोचने की अदाकारी करते हुए कहा, मैं इसे तुम्हारे बारे में भी एक कहानी सुनाऊंगा और तुमको इसका ख्याल रखना होगा। तुम्हारा नाम शामिल होने से मेरी बात में जोर पैदा हो जाएगा और अव्वल खान का जाननिशीन फौरी कार्रवाई पर आमादा हो जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे स्याह और सफेद में गले गले तक साथ देती रही हूँ। ड्रेसिंग हो जाने और थोड़ी देर आराम करने की वजह से सुल्तान शाह की हालत खासी बेहतर हो गई थी। गनीमत ये था कि इसके सारे जख्म सतही नौइयत के थे, इसके जिस्म की किसी हड्डी वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसलिए वो बिस्तर से उतर आया ताकि बाथरूम में जाकर लिबास वगैरह तब्दील कर सके। मैं वीरा के साथ ड्राइंग रूम में आ गया ताकि जफर से बात की जा सके। अव्वल खान के जाननिशीन का नाम तुमने अभी तक नहीं बताया, वीरा ने मुझे घूरते हुए कहा। जफर, मैं इसके शिकायती अंदाज पर बेसाख्ता हंस पड़ा। इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? खुदा का शुक्र है कि तुम्हारे होंठों पर हंसी तो नजर आई। वो मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए बुड़बुड़ाई, वरना शाम से किसी जवान साल बेवा की तरह मुंह लटकाए हुए बैठे थे। स्टेशन 4 का नंबर मिलाने पर दूसरी तरफ से फौरन ही ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी थी। मैं डैनी बोल रहा हूँ, मुझे जफर साहब से बात करनी है। मैंने कहा, साहब सो रहे हैं, जरूरी काम हो तो मैं जगा दूं? ऑपरेटर ने अदब के साथ कहा, जरूरी काम ना होता तो मैं सुबह के 3 बजे हरगिज फोन न करता। मैंने नरमी के साथ जवाब दिया। ऑपरेटर मुझे लाइन होल्ड करा के गायब हो गया, लेकिन 1 मिनट भी नहीं गुजरने पाया था कि जफर लाइन पर आ गया। इसकी आवाज नींद के खुमार से बोझल हो रही थी। हेलो डैनी, क्या बात है? इतनी सुबह फोन करने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने मानी खेज नजरों से वीरा की तरफ देखा और कहा, मैं वीरा से मिल बैठने में कामयाब हो गया हूँ। वो इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद है। मेरा ख्याल है कि अब हमारे सितारे भी चल पड़े हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ नामालूम लोग हमारे लहू के प्यासे हो गए हैं। क्यों? कौन है वो? इसकी आवाज से नींद का नशा हरण हो गया। वो मेरे साथ वीरा की मौजूदगी के बारे में मेरा इशारा भांप गया था, इसलिए इसने खिलाफे
आदत वीरा के बारे में किसी भी तजस्सुस का मुजाहरा किए बगैर बराह रास्त मतलब की बात शुरू कर दी। कुछ नहीं मालूम, सुल्तान शाह किसी काम से बाहर गया था तो उन्होंने इस पर बहुत तशद्दुद करने के बाद इसे छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि वो लोग इस वक्त भी बाहर मंडला रहे होंगे। तुम फ्लैट मुकफ्फल करके अंदर ही बैठे रहो, मैं अपने आदमियों के साथ फौरन आ रहा हूँ। इसने मजीद छानबीन में एक लम्हा भी जाया किए बगैर कहा। मैंने इसे फ्लैट का पता और मोहल्ले को बताया। मेरी बात समझते ही इसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तुम बिला वजह ही परेशान थे, वो तो बहुत शरीफ आदमी मालूम होता है, वीरा बोली। वक्त वक्त की बात होती है, शायद ये तुम्हारे नाम का असर था कि वो फौरन हरकत में आने पर आमादा हो गया। मैंने इसकी पुश्त पर हाथ मारते हुए बेतकल्फी के साथ कहा। बेयकीनी की धुंध साफ होने के बाद ज्यों ज्यों सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही थी, मेरा मूड नॉर्मल होता जा रहा था, क्योंकि नए दिन सूरज तुलू होने से पहले ही हालात सनसनीखेज रुख इख्तियार करते जा रहे थे। वो मेरे बारे में क्या जानता है? वीरा ने पुर इश्तियाक लहजे में सवाल किया। वो जवान और पुरजोश अफसर है, इसके लिए ये बात यकीनन हैरतनाक साबित होगी कि तुम जैसी खूबसूरत जवान साल औरत जुराइम की दुनिया में क्यों भटक रही है। मर्द बल्कि बच्चे जुराइम कर सकते हैं तो एक औरत के लिए मैं क्या रुकावट हो सकती हूँ? कुछ भी नहीं, बस हमारे यहाँ ये जरा नई और अछूती बात लगती है, वरना मुजरम औरतें तो अपने पेशे में ज्यादा कामयाब हो सकती हैं। जदीद हथियारों से बढ़कर इनके रवायती हथियार खतरनाक होते हैं। हर तरफ से मुतमिन होते ही तुमने अब फिर चहकना शुरू कर दिया। वो मुंह बनाकर बोली। इंसान चहकने वाला परिंदा है, अगले पिछले गमों को रोग बनाकर पालता रहे तो तुम्हें हर तरफ आहों और सिसकियों के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देगा। इस वक्त हांगकांग में सुबह के 7:15 बजे होंगे, क्या इरादा है? इसने मेरी कलाई थाम कर रेस्ट वाच पर नजर डालते हुए मानी खेज लहजे में सवाल किया। ओह जरूर, मैंने चौंक कर कहा। अब तक तो क्वांग फू मकाओ लौट आया होगा। देख लो कि मैं तुम्हारी गजाला का कितना ख्याल रखती हूँ। अगर तुमने दीदे नचाकर कहा और फोन संभाल लिया। सिलसिला मिलने पर क्वांग फू के नंबर से वही चूहे की मुजहका खेज चूं चां सुनाई देने लगी और ठीक 30 सेकंड बाद ऑपरेटर लाइन पर आ गई। मुझे फादर क्वांग फू से बात करनी है, मेरा नाम वीरा है। वीरा ने इसकी चीनी जुबान के जवाब में ठहरी हुई अंग्रेजी में अपना मुद्दा बयान किया। डॉन तो कल रात से कोलोन गए हुए हैं, ऑपरेटर ने शिकस्ता अंग्रेजी में रुक रुक कर कहा। शंग्रीला से रात के 2 बजे इनका फोन आया था कि वो वापस मकाओ आ रहे हैं। इन्हें अब से बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सन्नाटा है। हम लोग डॉन की तरफ से फिक्रमंद हैं। मैं फादर की मुंह बोली बेटी हूँ। वीरा ने ऑपरेटर से अपना तफसीली तारफ कराना चाहा, लेकिन इस लड़की ने फौरन ही इसकी बात काट दी। मेरे कंप्यूटर के साउंड स्कैनर ने तुम्हारी आवाज पहचान ली है, वो पुरएतमाद लहजे में कह रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब बता दिया है। डॉन ने हदायत की थी कि इसकी गैर हाजिरी में तुम्हारा फोन आ जाए तो तुम्हें हर बात बिला कमोकास बता दी जाए। शायद वो तुम्हारी किसी दोस्त को लेने ही गए हैं। मेरे लिए वो खबर बहुत वहशत अंगेज थी। क्वांग फू का यूं गायब होना किसी गड़बड़ की निशानदही कर रहा था। फिर तुम लोग फादर की तलाश के लिए क्या कर रहे हो? वीरा ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। हमारे 2 हेलीकॉप्टर मुसलसल समंदर पर नीची प्रवास कर रहे हैं, लेकिन डॉन की स्पीड बोट का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। बहरहाल सब अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि हेलीकॉप्टर देर से फिजा में बुलंद हुए हों और इससे पहले ही फादर के साथ कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो चुका हो। वीरा ने लहजा भर के तवक्कुफ के बाद सवाल किया। यहाँ भी यही ख्याल जाहिर किया जा रहा है। ऑपरेटर ने एतराफ किया। डॉन की वापसी के लिए हमें इनकी कॉल के बाद मुकर्ररा वक्त तक तो इंतजार करना ही था, इसमें किसी का कसूर नहीं है। डॉन की तलाश की मुहिम का आगाज सुबह 5 बजे हुआ है। हमें समंदर की कई मुकामात पर भारी फायरिंग की आवाजों के तबादले की खबरें भी मिली हैं, लेकिन इनसे कोई नतीजा अखज नहीं किया जा सकता। इन एतराफ के गहरे पानियों में ऐसे वाकयात रोजमर्रा का मामूल हैं। ठीक है बेबी, वीरा ने एक गहरा सांस लेकर कहा। अगर मेरे काम की वजह से फादर क्वांग फू को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिंदगी भर खुद को मुआफ नहीं कर सकूंगी। हो सकता है कि मैं खुदकशी ही कर लूं, मगर फिलहाल मैं तुम्हारी कामयाबी और फादर की वापसी के लिए दुआ करते हुए किसी अच्छी खबर की मुंतजर रहूंगी। मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं है, वो लिखवा दो तो अच्छी खबर आते ही मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। अगले 8-10 घंटों तक मैं इसी नंबर पर रहूंगी। वीरा ने फ्लैट का फोन नंबर बताने के बाद कहा। मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे फादर ही से बराह रास्त बात हो सके। तुम डॉन की बेटी हो, हौसला रखो। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मायूसी हुई है। ऑपरेटर का लहजा नासहाना हो गया। दलेर लोग बुरे से बुरे हालात का भी मुकाबला करते हुए जिंदा रहते हैं। जो बुज़दिल होते हैं वो जिंदगी के तकाजों से घबराकर मौत की
की आगोश में पनाह ढूंढने लगते हैं। मैं तुम्हारी बातें याद करने की कोशिश करूंगी माई बेबी, वीरा ने पुरखुलूस लहजे में कहा। इतनी कम सीनी में तुमने ऐसी बातें कहाँ से सीख ली? डॉन हमारा बाप और उस्ताद है, वही हमको सब कुछ सिखाता है। हल्की सी तरन्नम रेज हंसी के साथ ऑपरेटर की आवाज उभरी। वैसे मैं बेबी नहीं हूँ, मेरी उम्र 47 साल है। इसके आखिरी फिक्रे पर वीरा ने ऐसा बुरा सा मुंह बनाया था जैसे इसने शहद के धोखे में कोनैन मिक्सचर पी लिया हो। चंद रेशमी फिक्रों के बाद वीरा ने फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ये एक नई और गैर मतवक्को सूरत हाल है, इसने तशवीश अमेज लहजे में कहा। खुदा करे कि खैर ही हो। मेरा दिल कहता है कि क्वांग फू इतनी आसानी से जेर होने वालों में से नहीं है। अब तो हम इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वो बेबसी से बोली। क्यों ना श्रीमान सिंह से खोज निकालने की कोशिश की जाए, मैंने तजवीज पेश की। बेसूद है, वो बोली। इसे दहली से आगे की कोई खबर नहीं होगी। ऑपरेटर बता चुकी है कि क्वांग फू ने आखिरी फोन शंग्रीला से किया था। इसका मतलब है कि वो गजाला तक पहुंच चुका था। ये शी में डॉन कब से होने लगे? मैंने चौंक कर सवाल किया। मुझे मालूम था कि तुम ये सवाल जरूर करोगे, वो मुज़म्मल मुस्कुराहट के साथ बोली। ये लफ्ज डोंग है और चीनी जुबान में बड़ों के लिए एहतरामन इस्तेमाल होता है और इससे मुखातब की इंतहाई बड़ाई का इजहार होता है। तलफ़्फ़ुज़ की वजह से तुम्हें यह लफ्ज डॉन सुनाई दे रहा था। और वो तुम्हारी खुदकशी वाला ड्रामा क्या था? मैंने इसे घूरते हुए पूछा। दूसरों को मुतासर करने के लिए मजबूरन ऐसे ड्रामे करने ही पड़ते हैं। इसी वक्त सुल्तान शाह लिबास वगैरह तब्दील करके ड्राइंग रूम में आया ही था कि अचानक डोरबेल चीख उठी। मैंने लपक कर दरवाजा खोला तो जफर का गंभीर चेहरा मेरे सामने था। वो मेरे हमरा फ्लैट में पूरी तरह दाखिल भी न होने पाया था कि अचानक कहीं करीब ही से किसी बे आवाज राइफल के फायर की मखसूस आवाज उभरी और फजा में एक दम तोड़ती हुई सानी चीख गूंजती चली गई। मैंने इज़तरारी तौर पर जफर को एक तरफ धकेल कर फ्लैट से बाहर निकलना चाहा, लेकिन इसने मेरे बाजू थाम कर मुझे सख्ती के साथ अंदर ही रोक कर दरवाजा बंद कर दिया। सुकून से अंदर बैठो, इसने सख्त और सर्द लहजे में कहा। मैं बाहर का रंग देख आया हूँ, वहाँ खेल शुरू हो चुका है और इनमें से एक भी जिंदा नहीं लौट सकेगा। वीरा मेरे पीछे खड़ी हैरत और बेयकीनी से जफर को घूरे जा रही थी। राइफल के पहले फायर और दम तोड़ती हुई इंसानी चीख के साथ ही बाहर की पुरसुकून फजा में एक क़यामत खेज हंगामा बर्पा हो गया। करीब और कदरे दूर से भांत भांत के आतिशी हथियारों के मोहलक नगमे गूंजने शुरू हो गए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे रात के पुरहोल अंधेरे में दो तागूती हरीफ एक दूसरे की घात लगाए अपनी कमी गाहों में छुपे बैठे हों और पहली गोली चलते ही खूंखार तेवरों के साथ एक दूसरे को जहन्नम रसीद करने के लिए मैदान में कूद पड़े हों। चंद माह की कलील सी मुद्दत में इस गुंजान आबाद और साफ सुथरे रिहायशी इलाके में वहशियाना तसादम की वो तीसरी वारदात थी। इसलिए इलाके के मकीम बेदार होने के बावजूद अपने मकानों से बाहर आकर अपनी जिंदगियां दाव पर लगाने का खतरा हरगिज मोल न लेते और दोनों हरीफों को दिल खोलकर अपनी बड़ास निकालने का मौका मिल जाता। ऐसे गंभीर मुकाबलों में पुलिस फोर्स के तजर्बेकार अफसरान भी अंधाधुंध मुदाखलत से गुरेज करते हैं, क्योंकि इस तरह इन्हें भारी जानी नुकसान से दोचार होने का खतरा रहता है। सूरत हाल की भरपूर संगीनी का अंदाजा लगा लेने के बावजूद वो अपने जवानों के साथ इस वक्त तक मुहाज से दूर ही रहते हैं जब तक दो में से एक फरीक किसी वजह से कमजोर न पड़ने लगे। मुहाज आराई की शिद्दत में कमी आते ही वो सायरन और सीटियां बजाते और हवाई फायरिंग करते हुए मुकाबले में शरीक हो जाते हैं। ऐसे मौके पर दो चार बदनसीब या जख्मी मुजरम ही इनके हाथ लगते हैं, वरना हर मुजरम पुलिस की आमद की बू सूंघते ही किसी महफूज रास्ते से फरार हो लेता है और आखिर में सिर्फ पुलिस फोर्स मैदान में रह जाती है। वो इस मामले का एक पहलू था, लेकिन दूसरा पहलू जो मेरे लिए ज्यादा इत्मीनान बख्श था वो ये था कि इस वक्त सुबह के 4 बजे का अमल था। इस वक्त सड़कें और गलियां सुनसान पड़ी हुई थी। इस तरह फायरिंग की जद में आकर बेगुनाह राहगीरों के हलाक या जख्मी होने का इम्कान न होने के बराबर था। वही तो सादम 3-4 घंटे पहले हुआ होता तो न जाने कितने बेगुनाह इस खूनरेजी का शिकार हो जाते। हौलनाक फायरिंग की गूंज में इक्का दुक्का दर्दनाक इंसानी चीखें भी गूंज रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि गोलियों का निशाना बनने वाले मुकाबले में शरीक थे। जफर की आमद के साथ ही भरपूर तसादम का आगाज मेरे लिए हैरतनाक था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरतनाक बात यह थी कि वीरा मुसलसल हैरत और बेयकीनी के साथ जफर को घूरे जा रही थी और भड़की हुई नजर आ रही थी। फिर जब जफर दरवाजा बुलट करके वीरा की तरफ घूमा तो इसकी आंखें भी हैरत से फैलती चली गई। इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वाज़े तौर पर शनासाई की
की अलामत नजर आ रही थी। तुम यहाँ, वीरा ने तहय्युरज़दा लहजे में बोलने में पहल की थी। तुम तो कर्नल जैसी जोन्स के आदमी हो। तुम्हें इस वक्त बोगोटा या कोलंबिया के किसी और शहर में होना चाहिए था। जफर के होंठों पर सर्द और सफाकाना मुस्कुराहट रेंग आई और वो अपने सर को कदरे खम देते हुए जहरीले लहजे में बोला, अगर मेरी याददाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही तो तुम मिस वेरोनिका हो। मुझे याद है कि बोगोटा की समाजी तकरीबात में तुम कर्नल जैसी जोन्स के दस्ते रास्त की मंजूर नजर हुआ करती थी। वीरा के तने हुए असाब यक बियक ढीले पड़ गए और इसके चेहरे पर मासूमाना मुस्कुराहट खेलने लगी। महसूस ही नहीं हो रहा था कि चंद सानियों कबल वो एक चलाक यार और जमाना शनास औरत की तरह मुस्तैद और चौकन्ना नजर आ रही थी और किसी भी गैर मतबको सूरत हाल से शातराना अंदाज में निमटने के लिए तैयार थी। तुम्हारी याददाश्त काबिल रश्क है, वीरा ने खनकती हुई हंसी के साथ कहा। तुमसे सिर्फ एक बार ही मेरी सरसरी सी मुलाकात हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी आसानी के साथ पहचान लोगे। तुम अनजान बनी रहती तो शायद मुझे भी वो सरसरी सी मुलाकात याद न आती, लेकिन तुम्हारे चौंका देने वाले रद्द अमल ने यक बयक मेरे जहन के सारे दरीचे खोल दिए हैं। शायद तुमने यहाँ वीरा का नाम इख्तियार किया हुआ है। मुझे तुम्हारे दीदार का बहुत इश्तियाक था, मगर मुझे ये जानकर शदीद जहनी झटका लगा है कि वीरा लाइड के नाम से जानी जाने वाली औरत कर्नल जैसी जोन्स के एक मतहत की दाश्ता रह चुकी है। मैं हैरत से गंग होकर रह गया था और बंद दरवाजे के करीब खड़ा इन दोनों की नाकाबिले फहम गुफ्तगू सुन रहा था। वो दोनों बाहर बरसने वाली बारूदी आग और खूनी बरसात से बेपरवाह इतने इत्मीनान के साथ एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे जैसे इनकी निगाहों में इस खूनरेजी की कोई अहमियत न हो। वीरा और वेरोनिका में कोई फर्क नहीं। जफर के तज़हीक अमेज तबसरे पर वीरा संजीदा हो गई। तुम डैनी को धोखा दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हूँ। बात करते करते इसने अचानक ही अपने ब्लाउज से नन्हा सा खुदकार पिस्तौल निकालकर इतनी फुर्ती के साथ जफर पर तान लिया कि इसे किसी जवाबी कार्रवाई का मौका ही नहीं मिल सका और वो हका बका होकर इसकी तरफ देखता रह गया। कर्नल जैसी जोन्स के आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे के गुलाम होते हैं, वीरा सर्द लहजे में कह रही थी। पैसे के बल पर इन्हें कोई भी खरीद सकता है। अब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम अव्वल खान जैसे मुहब्बे वतन आदमी को फरेब देकर किस तरह स्पेशल टास्क फोर्स में दाखिल हुए और तुम्हारा मकसद क्या है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।